नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे मिडिल ईस्ट में जंग की। बता दें कि दुनिया में जंग का असर अब सीधे आपकी जेब तक पहुंच चुका है। कच्चा तेल 4 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया, जिसकी कीमत $126 प्रति बैरल के पार है और आशंका है कि $140 तक जा सकता है। उधर डॉलर के मुकाबले रुपया 95 के पार पहुंच गया, यानी हर इंपोर्ट महंगा, हर जरूरत महंगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले दिनों में आम आदमी पर महंगाई का डबल अटैक होने वाला है? क्या सरकार के पास कोई ठोस रणनीति है या फिर जंग की कीमत अब भारत की जनता चुकाएगी? इसी बड़े मुद्दे पर आज की हमारी खास बहस रहेगी। तेल में आग, जेब पर वार, कब रुकेगी महंगाई की मार? इसी पर आज चर्चा करेंगे कि जिस तरह से तेल में आग लगी हुई है और लगातार जेब पर इसका असर साफ तौर से देखने को मिल रहा है, लेकिन इंतजार है महंगाई की मार कब कम होगी। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, तारुफ करा देते हैं। संजय कुलकर्णी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए। आर.के. आर्य, वरिष्ठ अर्थशास्त्री है, हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, हमारे चैनल में। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। संजय जी, आपके पास आऊंगी मैं। और जिस तरह से देखें कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें $126 से $140 तक जाने की जो बात है वो लगातार हो रही है, तो आम आदमी पर इसका कितना असर पड़ेगा? जया जी धन्यवाद जी। टोटल असर, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, टोटल असर पड़ेगा। क्योंकि अगर हर $1 से भी अगर लगातार बढ़ता है $100 के बाद, तो आप समझ सकते हैं हर एक को, अब चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, दवाइयां हो, फर्टिलाइजर्स हो, टायर्स हो, कपड़े हो, जो कुछ भी जहां जहां पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल होता है वहां पर हर चीज महंगी होगी। आपका आवाजाही महंगी होगी, उसके ऊपर कीमत बढ़ेगी। तो इसमें कोई शक नहीं कि भारत के ऊपर भी हम लोगों ने अभी तक काफी हद तक अपने आप को बचा करके रखा है, अपने आप को संभाल करके रखा है। हमारे पास रिजर्व भी है, 30 से 40 दिन के रिजर्व हैं, लेकिन वो रिजर्व के बाद की जो कार्रवाई है उसमें भी तकलीफ होती है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जिस प्रकार से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने वेपनाइज किया, उसके बाद घेराबंदी अमेरिका ने की, यानी कि ईरान को भी एक बहुत बड़ी जबरदस्त परेशानी है, क्योंकि वो उसके खर्ग आइलैंड के अंदर जो तकरीबन 30 मिलियन बैरल तेल उसकी जो क्षमता है और उसकी अपना निकालने की क्षमता है तकरीबन 3 मिलियन बैरल पर डे, जिसमें से तकरीबन 2 मिलियन बैरल पर डे चीन को जाता है। तो वो चीन को भी नहीं भेज सकते, चीन भी वहां से उठा नहीं सकता, और वहां पर रोज तेल निकलना है, उसको स्टोर करने की भी कैपेसिटी नहीं है। सिर्फ वहां पे 50 एक अंडरग्राउंड टैंक है जिसमें 30 मिलियन बैरल तेल रहता है, और 95% तेल ईरान का खर्ग आइलैंड के ऊपर है जहां से वो निर्यात करते हैं। तो ऐसी हालात में ईरान को भी तकलीफ है, क्योंकि तेल वो स्टोर नहीं कर सकते। तेल ऐसी चीज है, आता रहेगा, और अगर आप उसको वेल को ब्लॉक करेंगे तो दोबारा उसको स्टार्ट करने में बहुत आफत आती है। तो ये कोई जो दिक्कतें आ रही हैं इतनी आसानी से नहीं। अगर लड़ाई आज भी रुकती है तो आप समझ सकते हैं इसका 2-3 महीने 4 महीने तक असर अपने को देखने को मिलेगा, उसके बाद कहीं विश्व संभलता हुआ दिखेगा। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका ने ठान ली है कि न्यूक्लियर को लेकर के जब तक ईरान मानता नहीं है तब तक वो घेराबंदी बंद नहीं करेंगे। अब ईरान भी हाथ पांव मारने लगा है, क्योंकि ईरान के ऊपर अब कोई शक नहीं कि वहां पे भी हाहाकार और परेशानी शुरू हो गई है। इसके लिए उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कहीं ओमान जा रहे हैं, रूस जा रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं। मतलब हाथ पांव मारने वाली कार्रवाई जो है साफ नजर आ रही है। चीन जिस प्रकार से उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है कि ईरान में भी हाहाकार बच रहा है, और अगर लड़ाई नहीं होती है तो ये जो अंदरूनी लड़ाई है जो मतलब एक IRGC और बाकी आम जनता के बीच ईरान के अंदर, वो भी बहुत महंगी पड़ेगी ईरान को। उम्मीद करते हैं कि शायद अमेरिका इस बात को सोचे और विश्व के ऊपर जो एक तरीके से जबरदस्त इमरजेंसी आ चुकी है आज की तारीख में, उसको
नहीं तो बहुत परेशानी होगी। और भारत में भी इसके हम सबको अपने कमर कसनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। अब बिल्कुल कहीं ना कहीं तैयारी भारत को भी पहले से करनी होगी। और आर के आर्य जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अब महंगाई की मार यहां पर आम जनता को पड़ने वाली है, तो क्या सरकार के पास महंगाई रोकने का कोई ठोस प्लान है या जनता को खुद ही ये झेलना पड़ेगा? आर्य जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। चलिए आर्य जी आपके पास आऊंगी, लेकिन अब संजय जी, क्योंकि जिस तरह से देखिए इस पूरे मामले को लेकर, तो क्या ये पूरी तरह वैश्विक संकट है या घरेलू नीतियों में भी सुधार की जरूरत है? देखिएगा जया जी, हम लोगों का 40 देशों का एक बास्केट है जिसमें से हम लोग तेल लेते हैं। तेल भी अलग अलग तरह का होता है, किसी में सल्फर कंटेंट ज्यादा है, किसी में सल्फर कंटेंट कम है। हमारे पास रिफाइनरीज हैं जो हर किसी प्रकार के तेल को रिफाइन करने की काबिलियत रखते हैं। इसके बावजूद भी गैस जो है कटर से आता था, वहां से तो गैस आएगा नहीं, क्योंकि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो रखा है। पाइपलाइन बनने की उम्मीद रहे हैं मिडिल ईस्ट में कि हो सकता है सऊदी अरेबिया पाइपलाइन लगाएगा, यूएई पाइपलाइन लगाएगा, मगर पाइपलाइन लगाने में भी वक्त लगेगा। और आज की जो पाइपलाइन है वो तकरीबन 7.5 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल सिर्फ लेती है, गैस नहीं लेते हैं। तो ये जो संकट है, इसको मुझे नहीं लगता है सरकार कहाँ तक रोकेगी। ये जो भार आएगा अब सबको बांटा जाएगा, चाहे 10 रुपए हो, 10 रुपए हो, हर एक चाहे लीटर पेट्रोल के हो, डीजल हो, ये सब तो दवाइयां महंगी होंगी, खाद्य पदार्थ महंगे होंगे, यूरिया जो जिसका खास प्रोडक्ट ये अपना पेट्रोल और डीजल ही है, तो ये सब महंगा होगा। इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग कितना भी कह रहे कि नहीं होगा नहीं होगा, शायद हम लोग अपने आप को हमने अपने आप को आज तक तो संभाल रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे अपने आसपास देखिए, पाकिस्तान में क्या हाल हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हाल हो रहा है, श्रीलंका, सब जगह पूरे विश्व भर में। अमेरिका में आप देख लीजिए कि $3 प्रति गैलन से कम तेल था, वो भी अब 3.5 पौने $4 प्रति गैलन तेल हो गया है। वहां पर भी हाहाकार है, वहां पर महंगाई देखी जा रही है। अरे तो ये सोचता है कि भारत अलूफ रहेगा और भारत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार के पास कोई भी ऐसे जादू की छड़ी नहीं है कि अपने आप को हम लोग को बचा ले। हम लोगों को सबको ईरान का युद्ध अब झेलना पड़ेगा, हम लोगों को कमर कसनी पड़ेगी, महंगाई का मार सब पे पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सोच करके कि सरकार हमें कुछ खाने को देगी या कुछ देगी, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि नहीं तो हम लोगों का जो जीडीपी है वो जबरदस्त गिरेगा। हम लोग विकसित की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, 6.5% ग्रोथ, 7% ग्रोथ, और वो गिरेगा 5% पे आकर के गिरे, तो है मुझे नहीं लगता है सॉल्यूशन इतना आसान होगा। बिल्कुल आसान तो बिल्कुल रहने नहीं वाला है। आर्य जी आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ जी, मेरे को मिल रही है। अब बिल्कुल आपसे मेरा सवाल ये था कि क्या सरकार के पास महंगाई रोकने का कोई ठोस प्लान है या जनता को खुद ही ये पूरा झेलना पड़ेगा? देखिए कि ये जो है ना स्ट्रक्चरल वीकनेस है, सप्लाई साइड डिसरप्शन के लिए महंगाई रोकने का कोई तरीका नहीं होता जी। जब डिमांड बड़ी होती है तो उस डिमांड को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को चेंज करके उसको स्लो किया जा सकता है महंगाई को, परंतु जब सप्लाई में डिस्टरबेंस हो तो डेफिनेटली जो प्राइसेस बढ़ेंगे जी। अब ये है कि कितने पे मिल रहा है तेल, आप लिख रहे हैं $126 पर बैरल पर जी, और वो बाद में हो जाएगा $140 पर बैरल, तो उस हिसाब से रुपये में आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा कि जितना उसका अंतर आएगा, क्योंकि सरकार ने तो एक्साइज ड्यूटी जितनी कम करनी थी कर चुकी, उसके पास तो और गुंजाइश नहीं है जी। तो ये जितना भी भार आएगा वो पब्लिक को ही देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज इतना भार सहन नहीं कर सकती हैं जी। कंपनीज का भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो इसलिए ये जो भार आएगा और ये प्राइसेस जो बढ़ेंगे, इससे सिर्फ ये प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, पेट्रोकेमिकल्स के बढ़ेंगे, दवाइयों के बढ़ेंगे, फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज होगी जी। और अभी जो मॉनसून का इंपैक्ट है वो 8-9% कम होने वाला है, उसकी वजह से जो खरीफ की बुआई होगी उसके ऊपर उसका असर पड़ेगा और जो प्रोडक्शन कम होगी उसका असर पड़ेगा।
तो ये सारा असर इंडस्ट्रीज के ऊपर भी पड़ रहा है। कई सूरत में कई फैक्ट्रीज, गुजरात में रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। तो ये सारा जो है इसी वजह से हो रहा है क्योंकि शॉर्टेज है, और इस शॉर्टेज को पूरा करने का कोई तरीका नहीं है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व जितना भी है 15-20 दिन का, वो शायद कंज्यूम हो गया होगा क्योंकि प्राइसेस काफी कंट्रोल में रखे हुए हैं। प्राइसेस इसके दौरान बढ़े हुए हैं, कोई शक की बात नहीं है। जब से ये लड़ाई चल रही है तो वो प्राइसेस बढ़े हुए हैं और शायद वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व में कंज्यूम हो रहा होगा। पर अब एक ऐसी स्टेज आ गई है कि ये प्राइसेस जो है ये छोड़ने पड़ेंगे और मतलब पब्लिक को ट्रांसफर करने पड़ेंगे। और जो रुपये का वैल्यू है वो भी घटता ही चला जा रहा है क्योंकि हमारा जो ट्रेड है वो अफेक्टेड है, और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आती है वो भी यहां से $8 बिलियन के आसपास जा चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट भी अट्रैक्टिव नहीं है और जो तेल की कंपनीज हैं उनके स्टॉक इंडिसेस भी गिरे हुए हैं जी। तो ये सारी चीजें जो है मॉनिटरली अफेक्ट करेंगी, जिसके कारण से महंगाई बढ़ेगी और इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और ग्रोथ पर फर्क पड़ेगा। और जो सरकार की जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी है वो बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि फार्मर्स तो इतना नहीं सहन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सारा असर जो है व्यापक रूप से हर एक व्यक्ति के ऊपर ही आएगा। इसके लिए कोई उपचार अभी फिलहाल नहीं नजर आता है। बिल्कुल। अब आगे क्या जनता को ये जो महंगाई की मार है वो किस तरह से पड़ती है? अब पहले से ही जनता प्रिपेयर रहती है, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। संजय जी, क्या ईरान अमेरिका तनाव और संभावित युद्ध का जो सीधा खामियाजा है भारत को भुगतना पड़ेगा? और इसके साथ ही क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है? अगर है तो क्या टैक्स कम करने पर सरकार विचार करेगी? इतना भी टैक्स कम कर ले अब मुश्किल है, मुझे नहीं लगता है। आप देखिएगा नॉर्मल मिडिल क्लास जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले रखे हैं, जो भी है उधर भी कुछ नहीं मिलने वाला है, उधर भी परेशानी होगी। तकरीबन 1 करोड़ भारतीय जो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, जिनका रेमिटेंस आता है तकरीबन $50 अरब, उसमें फर्क पड़ेगा। जो जितना भी हम लोग सब्सिडी जहां पर भी देते हैं उस पर असर पड़ेगा। तो अपना ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है उस पर असर पड़ेगा। भारत को इसमें कोई शक नहीं कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, पर हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अभी भी रह सकते हैं। तो जो हम लोग 7 या 8% ग्रोथ देते रहे थे, मुझे लगता है 6 या 5.5% पे हम लोग आकर के अटकेंगे। और जिस प्रकार से महंगाई बढ़ेगी, मतलब अब कोई शक नहीं कि इस लड़ाई ने पूरे विश्व को घेर लिया है। भारत इससे अलग नहीं रह सकता है। आप कितनी भी सब्सिडी दे दे, आप कितना भी कर ले, तो दिवाला ही निकल जाएगा इससे ज्यादा करेंगे तो अगर अपने को अपना यकीन करना है तो हर एक को, मतलब जो हम लोग सोचते हैं कि बिजली का कंजम्पशन, पेट्रोल का कंजम्पशन, अपने ऊपर हम लोगों को थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन पे चलना होगा। अगर सेल्फ डिसिप्लिन मोड में हम लोग नहीं चलेंगे, तो अगर हम ये सोचेंगे कि सरकार ही हम पर दया करते रहे, तो देयर इज अ लिमिट व्हिच द गवर्नमेंट कैन डू। उसके मतलब इट्स इम्पॉसिबल, फिर तो दिवाला ही निकल जाएगा उसमें, फिर उसके बाद और दिक्कत आएगी और किल्लत होगी। तो जैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आर्य साहब की नॉर्मल फर्टिलाइजर्स हुआ, मेडिसिन हुआ, अपना ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एनीथिंग रिलेटेड टू पेट्रोकेमिकल, पेंट हुआ, जो कुछ भी है सब कुछ उसके ऊपर निर्भर है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, उसके कारण बाकी चीजों की दाम बढ़ेंगे। तो दाम तो बढ़ेंगे, अब इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि युद्ध अगले कम से कम 2-3 हफ्ते से पहले रुकने वाला नहीं लगता मुझे, क्योंकि अमेरिका ने घेराबंदी कर रखी है। उस घेराबंदी का असर अमेरिका को लग रहा है कि ईरान पर होना शुरू हो गया है, और ईरान को अब मदद करने के लिए चाहे चीन और शंघाई से लेकर के तेहरान तक जैसे ट्रेन कनेक्टिविटी, ट्रेन चलती है जिसे 15 दिन लगते हैं शंघाई से इधर आने के लिए। पाकिस्तान से रोड खुल गए हैं, 8 रूट ओपन कि पाकिस्तान से सामान ईरान के अंदर जा सके। और ईरान और पाकिस्तान के संबंध जो है, पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ पैक्ट करके बैठा हुआ है। ईरान कहता है मैं हमला करूंगा सऊदी अरेबिया के ऊपर। तो ये जो कार्रवाइयां चल रही है, इसको देखते हुए मुझे लगता है वी हैव टू बी अ लिटिल मोर फ्रूगल, और हम लोगों को अपने आप के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। एंड तभी हो सकता है, और ये उम्मीद करना कि सरकार हमको बचाती रहेगी, सब्सिडी देती रहेगी। आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे वो सब्सिडी का नुकसान हम ही को होगा, हम लोगों ने ही सबको झेलना है।
और जितने जो गरीब तबका जो लोग हैं उनकी मदद करना अब बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत मुश्किल होगा आने वाले दिन, अगर अगले 2-1 हफ्ते के अंदर ये लड़ाई थमी नहीं और नॉर्मल सब कुछ हुआ नहीं तो। बिल्कुल, अपने साथ साथ अपने से जो निचला तबका उसकी भी मदद, उसको भी ऊपर लाना है कहीं ना कहीं। और आर्य जी, जिस तरह से देखें शेयर बाजार में जो गिरावट है वो देखने को मिली, क्या ये सिर्फ घबराहट है या बड़ी आर्थिक मंदी का संकेत है? और इसके साथ ही निवेशकों के पैसे डूब रहे हैं, क्या अभी निवेश करना खतरे से खाली नहीं है? देखिए, जब स्टॉक मार्केट तभी नीचे आती है जब रुपए के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो आती है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आती है। और आप देखिए कि किसी को ये सर्टेनिटी ना हो कि आज वो $1 के 92 रुपए लेके इन्वेस्ट करे और वो हो जाए 95, और जब जाने लगे तो अब उसको 95 रुपए दे के $1 मिलेगा, तो 3 रुपए पर डॉलर का नुकसान होगा। तो इस स्थिति में इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है उसको काबू कर लिया उन्होंने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने, परंतु जो गिरावट आती है स्टॉक मार्केट में वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स उसको पूरा कर नहीं सकते, उसको सपोर्ट नहीं दे सकते, तो वो फिसलती ही चली जाती है। तो इसीलिए जब तक मार्केट, अगर आप चाहते हैं तो मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी हो, तो जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो ठीक रहें और जो ऑयल कंपनीज हैं उनका प्रॉफिट बना रहे बराबर बराबर, तो तभी वो स्टॉक इंडिसेस ऊपर जाते हैं। इस तरह से पेट्रोकेमिकल की इंडस्ट्रीज के स्टॉक भी नीचे जा रहे हैं और जो बैंकों के स्टॉक्स हैं अब वो भी नीचे जा रहे हैं, इसलिए कि जिन लोगों ने लोन लिया है और गोल्ड दिया है, गोल्ड की सपोर्ट पे दिया मॉर्गेज में, तो डेफिनेटली जब गोल्ड के प्राइसेस कम आ जाते हैं तो डिफॉल्ट बढ़ जाएगा उस केस में। तो लोग क्या है कि वो जो पैसा लिया है वो गोल्ड को छोड़ देंगे क्योंकि प्राइसेस कम आ गए हैं, तो उनकी वो ज्यादा स्टेक नहीं लगा हुआ। तो इस चक्कर में भी क्या है कि जो कंपनीज हैं, जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनके स्टॉक इंडिसेस भी नीचे आ रहे हैं, बैंकिंग के भी नीचे आएंगे, और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ग्रोथ के ऊपर फर्क पड़ेगा, तो पूरे सेंसेक्स के ऊपर उसका व्यापक फर्क पड़ेगा, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा। और जो रुपए की कीमत है, मैं तो ये भी सोच रहा हूं कि ये अगले 2 महीने में 100 रुपए का $1 भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से तेल के रेट बढ़ेंगे और वो जो मार्केट में पैसा आ रहा है वो भी नहीं आएगा, स्टॉक इंडिसेस भी गिरेंगे, तो रुपए के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। अभी तक 1-1.5 रुपए का बचाव कर रखा था आरबीआई ने, परंतु उसने भी $18 बिलियन जला लिए हैं ऑलरेडी। अब वो भी सपोर्ट नहीं करेगा, वो चाहेगा जहां पे गिरता है गिरने दो, क्योंकि नहीं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाने पर दूसरे खतरे चालू हो जाएंगे, इसीलिए वो अपने रिजर्व को नहीं छेड़ेगा। तो ये असर जो है ग्रोथ और इन्फ्लेशन पर पड़ता ही चला जाएगा। जो रियल इनकम है वो काफी घट जाएगी। जो रोजमर्रा के लोग हैं उनको इन्फ्लेशन से मिलती नहीं है राहत, तो उनकी जो इनकम घटेगी इन्फ्लेशन की वजह से, उनके जो खर्चे घटेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर असर पड़ेगा, उनकी दवाई वगैरह जो लेते हैं रोजमर्रा की चीजें हैं उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन और ये सारी चीजें इकट्ठी होकर भारत के ऊपर, इसका ग्रोथ रेट के ऊपर कम से कम मैं जो समझ रहा हूं वो 1% ग्रोथ रेट नीचे आ जाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ग्रोथ रेट पर भी इसका साफ तौर से असर पड़ेगा। और संजय जी, क्या भारत को अब तेल के लिए जो वैकल्पिक स्रोत है जैसे कि रूस या रिन्यूएबल एनर्जी, इस पर तेजी से शिफ्ट हो जाना चाहिए? या इसके ऊपर हम लोग कर तो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। सोलर एनर्जी हुआ, ई व्हीकल्स हुआ, बैटरी के ऊपर चल रहे हैं, तो इसका भी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा हो जाता है। बाकी विंड हुआ, मतलब एनर्जी का साधन है, इसमें कोई शक नहीं। पर इसका सब्स्टिट्यूट मतलब जो पेट्रोल और डीजल है या क्रूड ऑयल है, उसका सिर्फ गाड़ी चलाने में नहीं, बाकी जैसे आर्य साहब समझा रहे थे, फर्टिलाइजर्स हुआ, फार्मास्यूटिकल्स हुआ, पेंट हुआ, बाकी चीजों में टायर्स हुए, कपड़े हुए, इसका उपयोग बहुत सेक्टर्स में होता है। हर एक सेक्टर में दिक्कतें आती है और एक दफा कीमतों का ऐसा है, एक दफा कीमत बढ़ जाती है, घटने का नाम नहीं लेती। मतलब वी हैव टू गेट यूज्ड टू दोस हाई प्राइसेस, वो कम नहीं होगा।
अगर कोई सोचता है कि भाई इसके बाद स्टेबिलिटी के बाद प्राइसेस कम हो जाएंगे, नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं जो सब्सिडी दी है वो मैक्सिमम उठाना उसने यहीं से है वापस दोबारा। तो एक दफा अगर पेट्रोल के दाम 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए बढ़ गए तो वही टिके रहेंगे, क्योंकि बाकी मुश्किल। तो प्राइसेस एकदम बढ़ जाए कम नहीं होते, और लोगों का जो नॉर्मल है, रियल इनकम है, उसमें बड़ा जबरदस्त असर होता है। तो हर एक को मुझे लगता है ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जिसको असर नहीं पड़ेगा, और खासकर जो गरीबी रेखा के आसपास के लोग हैं उनको कोई शक नहीं कि बहुत जबरदस्त मार पड़ने वाली है। अब कैसे हम लोग करते हैं, कितने अब लंगर ही खोलने पड़ेंगे कई जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको यकीन करने के लिए, कम से कम खाने पीने की उनको दिक्कतें ना हो। अगर 2 हफ्ते के बाद, अगर 2 हफ्ते तक तो अगर कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, तो लग नहीं रहा जिस प्रकार से ईरान एक अपना सरेंडर करने के लिए राजी नहीं है, और जिस प्रकार से वो हर बार अपने बात करते हैं कि सरेंडर तो इम्पॉसिबल है, अमेरिका बोलता है जब तक न्यूक्लियर के ऊपर बात नहीं होगी तब तक हम आगे। तो ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के मुझे नहीं लगता है इतना आसानी से सुलझने वाला है। तो रूस नहीं कर रहा है, चीन चुपचाप अपना तेल जो चीन उठा रहा है उठा ही रहा है अब पर, लेकिन ईरान मुझे लगता है ये, क्योंकि ईरान के जो भंडार है अब तेलों से भरे होंगे, क्योंकि वो किसी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। अगर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है और प्रोडक्शन ऑफ ऑयल तो चलता ही रहेगा, तो जो कुआं खोदा है वहां से तेल आता रहेगा, उसको कैप नहीं कर सकते इतनी आसानी से, किया तो दोबारा शुरू करना और मुश्किल हो जाता है। तो देयर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है वी ऑल हैव टू फेस इट नाउ, इट्स जस्ट टू बैड कि लड़ाई थमने रहे, और दोनों के जो पक्ष है, अमेरिका भी और उधर ईरान भी बिल्कुल अड़े हुए हैं, और उधर इजराइल लगातार लेबनान के ऊपर हिजबुल्लाह को लेकर के उनको नहीं छोड़ रहा है। तो स्थिति जो है, और यूक्रेन और रूस का भी अभी तक कोई निपटता हुआ नहीं नजर आ रहा है, सीजफायर उधर भी नहीं हो रहा है, उधर भी कहीं ना कहीं ऑयल फील्ड्स के ऊपर वो भी हमला कर रहा है यूक्रेन रूस के ऊपर। तो ऑयल को लेकर के किल्लत विश्व में हो रही है, और इससे आगे आने वाले दिनों में और भी होगी, क्योंकि तेल ऐसी चीज है जो अगर जल गया, पूरे के पूरे ऑयल वेल जल गए, कंटेनर जल गए, रिफाइनरी जल गई, तो बहुत नुकसान। और उम्मीद करते हैं कि शायद लोग ये सोचे सबके बारे में, और लड़ाई है जल्दी से जल्दी थमनी चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो एक बड़ा नुकसान, एक बड़ी किल्लत झेलनी पड़ सकती है। बहरहाल एक आखिरी सवाल मैं आर्य जी आपसे लूंगी, और आम आदमी के लिए सबसे बड़ा सवाल है, क्या आने वाले महीनों में रोटी, कपड़ा और मकान और महंगे होने वाले हैं? डेफिनेटली, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सीधा इंटरेस्ट रेट आरबीआई को बढ़ाना पड़ेगा, और उससे जो ईएमआई है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो सरकार का बजट डेफिसिट होगा, अब वो सरकार क्या हाउसिंग में काटेगी या बजट को कहां से करेगी, वो जरूरी बात है कि जो आप गरीब आदमी का पूछ रहे हैं उसके ऊपर असर पड़ेगा। और जो रोजमर्रा की इनकम जिनकी सिर्फ 10,000, 15,000, 12,000, 14,000 रुपए है, और उनका सिर्फ कंजम्पशन ही मुश्किल से पूरा होता है, और जब ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ जाएंगे और फूड आर्टिकल्स के रेट बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली उनके लिए जीना दुश्वार हो जाएगा। जी। लगभग 40-45% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि 12,000 से लेकर 17,000 रुपए तक कमाते हैं। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो इतने पे ही रहते हैं। तो ये अगर मान लीजिए उनके ऊपर इन्फ्लेशन का आएगी, इंपैक्ट आएगा, तो उनको कहीं ना कहीं क्या कटौती करनी पड़ेगी। दूध अगर मान लो अभी 1 किलो लेते हैं तो अब आधा लीटर की थैली मिलेगी, 750 ml की तो मिलती नहीं है। इस तरह से बाकी जो आटा वगैरह है और जो फूड आर्टिकल्स है या सब्जियां हैं, सब्जियां भी क्योंकि ये मौसम वैसा चल रहा है, इसमें जो वेजिटेबल्स है उसके भी रेट ज्यादा है। तो आने वाला जो सीजन है करीब अक्टूबर तक का आप यूं समझ लीजिए, इसमें दिक्कत ही दिक्कत आएगी। जो जनता या तो फैक्ट्रियों से हट चुकी है या अपने घर वापस चले जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी कुछ ज्यादा एलोकेशन नहीं है, क्योंकि मनरेगा के अंदर जो एलोकेशन थी वो अब स्कीम का स्वरूप भी बदल गया है, वीबी राम जी हो गया है। उसमें कोई ना कोई आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह दिखानी पड़ेगी, तभी आपको इनकम बढ़ेगी। तो सरकार ने वहां से पल्लू अपना छुड़ा लिया है, क्योंकि मनरेगा सरकार को बर्डन कर रहा था। तो वो लंबी कहानी है, वो आप उस डिबेट में अगर जाएंगे तो लंबा चलेगा। तो आप जो पूछ रहे हैं कि जो पॉवर्टी के आसपास मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो सब्सिस्टेंस लेवल पर है, उनको तो बहुत ही ज्यादा मार पड़ेगी। और
वही है बिल्कुल। जो 1965 में फेमाइन आया था, जिसके अंदर काफी लोगों को मुश्किल हो गई थी खाने के लिए और ये करने के लिए। तो इस तरह की दिक्कतें उनको झेलनी पड़ती है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि सरकार ने कभी एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अभी जी। माइग्रेंट वर्कर्स आप देखिए कि ये जो साउथ वेस्ट एशिया बिल्कुल, है, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि अब असर जो है वो हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा, आम जनता पर इसका असर साफ तौर से पड़ता हुआ नजर आएगा। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। तो साफ है, कच्चे तेल की बढ़ती कीमत, गिरता रुपया और वैश्विक तनाव, ये तीनों मिलकर आम आदमी की जेब पर बड़ा हमला कर रहे हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि कीमतें क्यों बढ़ रही, सवाल ये है कि राहत कब मिलेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही।